कहानी की शुरुआत में हमें रूडियस और एरिस का एक सीन दिखाया जाता है जो उस वक्त असुरा किंगडम में मौजूद होते हैं और लगता है दोनों के बीच कुछ खास पल गुजरे हैं। एरिस को रूडियस का वो पुराना प्रॉमिस याद आता है जो उसने 15वें बर्थडे पर किया था। भले ही सब कुछ बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था, फिर भी एरिस अंदर से काफी संतुष्ट महसूस करती है। पर साथ ही वो सोचने लगती है कि वो हमेशा रूडियस पर ही निर्भर रहती आई है और सच कहा जाए तो कभी उसका असली साथ नहीं दे पाई। यही सोचकर वो खुद कुछ अलग, कुछ इंडिपेंडेंट करने का फैसला करती है और इसी जज्बे में आकर अपने बाल काट लेती है। ये शायद पिछले सीजन की कोई झलक थी जो यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अभी हम सीधा सीजन 3 पर आते हैं। यहाँ हमें वो पल दिखाया जाता है जब एरिस रूडियस को छोड़कर अपनी अलग जर्नी पर निकल चुकी होती है। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो और उसकी साथी किसी एक जगह पहुंचते हैं जहां काफी सारे स्टूडेंट्स नजर आते हैं। शायद ये कोई स्वॉर्ड्समैनशिप या मार्शल आर्ट्स स्कूल होता है। वहां एक और शख्स की एंट्री होती है और ग्लेन उसे देखकर बेहद इज्जत से पेश आती है, बताती है कि ये उसके मास्टर हैं और चाहती है कि वो एरिस को ट्रेनिंग दें। मजे की बात यह है कि एरिस उस मास्टर के सामने भी बड़ी बेतकल्लुफी से बात करती है, जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को गुस्सा आ जाता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड ग्लेनफेरॉन होता है। उसके स्टूडेंट्स एरिस पर भड़कते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि मास्टर को ये लड़की काफी दिलचस्प लगती है। वो पूछता है, मुझे बताओ आखिर तुम्हें किससे मुकाबला करना है। एरिस बिना झिझक सीधा ड्रैगन गॉड का नाम ले लेती है। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं और उसे पागल समझने लगते हैं, लेकिन मास्टर हंसते हुए कहता है, चलो आखिरकार कोई तो मिला जो ऐसी बातें करता है। फिर वो पूछता है, तुम क्या कर सकती हो, ये मुझे दिखाओ। और असल में वो एरिस को परखना चाहता है। इसके लिए वो एक स्टूडेंट को खड़ा करता है और दोनों के सामने तलवारें फेंकी जाती हैं। लेकिन उस स्टूडेंट के तलवार उठाने से पहले ही एरिस उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद बारी आती है नीना नाम की लड़की की, जो खुद मास्टर की बेटी होती है। उसके बालों के रंग से ऐसा अंदाजा लगता है, हालांकि पक्का नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। नीना का एक शिष्य चीटिंग करते हुए उसे असली स्टील की तलवार थमा देता है। इसके बाद एरिस और नीना के बीच मुकाबला शुरू होता है। एरिस की तलवार बड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन इससे बेफिक्र होकर वो अपने घूंसों से ही नीना की जमकर पिटाई कर देती है। नीना की हालत बुरी तरह बिगड़ जाती है। इसी बीच एरिस को एहसास हो जाता है कि तलवार में गड़बड़ की गई थी और वो सबको खरी खोटी सुनाती है। तुम सब इसी तरह कमजोर हो या फिर किसी काम के ही नहीं हो। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स और भड़क जाते हैं तो मास्टर कहता है, मुझे लगा था तुम इतनी शक्तिशाली नहीं होगी, पर अब मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। एरिस घबराकर पीछे हटती है और अपनी तलवार निकाल लेती है। मास्टर उसकी तलवार देखकर तारीफ करता है कि ये देखने में काफी शानदार है और फिर खुद स्वॉर्ड गॉड भी अपनी तलवार बाहर निकालता है, जो देखने में उतनी ही प्रभावशाली लगती है। एरिस हिम्मत करके उस पर अटैक करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसका एक ही वार एरिस को सीधा दरवाजे के पार उछाल देता है। मास्टर ग्लेन से कहता है कि उसे एरिस का ख्याल रखना चाहिए और वो खुद उसे अपना शिष्य बनाने का मन बना लेता है। उसका एक चेला विरोध करते हुए पूछता है, मास्टर आप इस तरह की लड़की को कैसे सिखा सकते हैं। मास्टर जवाब देता है, तुम्हें पता है ना, अभी अभी इसने 2 बेहतरीन स्टूडेंट्स को धूल चटा दी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एरिस मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और बुरी तरह पिट रही होती है। पर उसके दिमाग में सिर्फ रूडियस की वो बातें गूंज रही होती हैं जब उसकी हालत फाइट के दौरान बहुत खराब हो गई थी। मास्टर टोकते हुए कहता है, तुम्हें अपने दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं लानी चाहिए। तुम्हारे पास अटैक करने के लिए बस 1-2 सेकंड ही मिलते हैं। अगर उस वक्त तुम कुछ और सोचोगी तो अटैक नहीं कर पाओगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। एरिस एक जगह अकेले प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन कुछ लोग वहां आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद वो दूसरी जगह चली जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि उसे बहुत तेज बनना होगा, क्योंकि उसके सारे प्रतिद्वंदी उससे कहीं ज्यादा फुर्तीले हैं। कई स्टूडेंट्स वहां से गुजरते हुए उसे प्रैक्टिस करते देखते हैं और पीठ पीछे पागल लड़की कहकर हंसते हैं, लेकिन एरिस का पूरा ध्यान बस इसी पर होता है कि जिस तरह मास्टर अपनी तलवार घुमाते हैं वैसा ही स्विंग वो भी सीखे। दिन ब दिन एरिस बेतहाशा प्रैक्टिस करती रहती है और हर दिन कोई न कोई उसे देखने आ जाता है। एक दिन अचानक एक शख्स सामने आता है और एरिस उसे अपना स्विंग दिखाती है, जो लगभग परफेक्ट होता है, मास्टर जैसा ही। लेकिन उसे खुद एहसास हो जाता है कि ये स्विंग मास्टर के मुकाबले कहीं टिकता ही नहीं। उदास होकर वो घर की तरफ चल पड़ती है और रास्ते में एक अजनबी उससे टकराता है, जो अपने बारे में बताने की कोशिश करता है।
लेकिन एरिस उस वक्त इतनी गुस्से में और डरावनी लग रही होती है कि वो शख्स घबराकर अपनी तलवार निकाल लेता है। वो अपना नाम ओरस्टेड बताता है और कहता है, तुम्हारे कपड़ों से लगता है तुम यहाँ ट्रेनिंग लेती हो, क्या तुम मास्टर को बता सकती हो कि मैं आखिरकार पहुँच गया हूँ? एरिस बिना कुछ सुने कहती है, तू मेरे रास्ते में आ रहा है, और सीधा उस पर हमला बोल देती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होता है जिसमें साफ पता नहीं चलता कौन हावी है। तभी अचानक मास्टर वहां पहुंच जाता है और उसे देखते ही वो अजनबी शांत हो जाता है। वो बताता है कि उसे एक चिट्ठी मिली थी जिसमें कहा गया था कि एक लड़की को उसे ट्रेनिंग देनी है। समझ आते ही वो एरिस की जमकर तारीफ भी करता है, लेकिन एरिस का मूड इतना खराब होता है कि वो ज्यादा बात नहीं करती और चुपचाप अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो ग्लेन को भी बुरी तरह इग्नोर करते हुए सो जाती है, जिससे ग्लेन को कुछ समझ नहीं आता। ग्लेन मास्टर के पास जाकर पूछती है, आप उसे कुछ सिखा क्यों नहीं रहे? मास्टर जवाब देता है, सिखा तो रहा हूँ। ग्लेन दलील देती है कि जिस तरह वो उसे या बाकी लोगों को ट्रेनिंग देते थे वैसी ट्रेनिंग एरिस को क्यों नहीं मिल रही, और शिकायत करती है कि इतने सालों की प्रैक्टिस के बावजूद उसमें कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। मास्टर को समझ आ जाता है कि ग्लेन इस वक्त काफी गुस्से में है। वो कहता है कि उसे भी उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन ग्लेन सुनने को तैयार नहीं होती। आखिरकार मास्टर अपनी तलवार उसकी तरफ तान देता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। एक वक्त था जब तुम भूखी शेरनी जैसी लगती थी, पर अब तुम एक पालतू बिल्ली जैसी लगती हो। मुझे लगता है अगर तुम भी उसकी जगह होती तो शायद अब तक स्वॉर्ड गॉड बन चुकी होती। ग्लेन फिर भी जिद करती है कि मास्टर को एरिस को कुछ तो कहना ही होगा। मास्टर समझाता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए तो ले सकती हो, लेकिन उस लड़की का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ ड्रैगन गॉड के पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें पता है वो कौन है, और वो चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले उसका पीछा कभी नहीं कर सकती। फिर मास्टर आगे कहता है, मुझे पता है तुम्हारा भी कोई लक्ष्य है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा उसी के पीछे लगी रहो। इसी तरह वो और भी कई बातें समझाता है जो ग्लेन के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, जैसा हमेशा होता आया है। आखिरकार मास्टर सीधी बात कहता है, आसान भाषा में समझाऊं तो एरिस को ट्रेनिंग की जगह कुछ और चीजें सिखानी होंगी जो मैं नहीं सिखा सकता। उसके लिए एकदम सही इंसान यहाँ पहुँच चुका है। बात हो रही होती है ओरस्टेड की, जो अपनी खास स्टाइल एरिस को सिखाने वाला होता है। ग्लेन हैरानी से पूछती है कि आखिर वो स्टाइल एरिस पर सूट कैसे करेगा, वो तो बिल्कुल अलग तरह की फाइटर है। मास्टर जवाब देता है, पर ड्रैगन गॉड भी तो यही टेक्निक इस्तेमाल करता है। असल में ड्रैगन गॉड के पास सारी तकनीकें मौजूद हैं, मैं जो भी सिखाऊं वो सब आसानी से कर लेगा। तो आखिर एरिस उसके सामने टिकेगी कैसे? अगर वो कोई भी मूव इस्तेमाल करे ड्रैगन गॉड उसे आराम से डॉज कर लेगा। इसलिए एरिस को भी सारे मूव्स सीखने होंगे, और यही होने वाला था। एरिस को हर स्टाइल में माहिर बनना था। ग्लेन तुरंत समझ जाती है, तो फिर वाटर गॉड को भी बुलाना पड़ेगा। मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैंने उसे भी चिट्ठी भेज दी है। आखिरकार ओरस्टेड और एरिस के बीच मुकाबला शुरू होता है। इतना तेज मुकाबला होता है कि बयां करना मुश्किल है। बस इतना तय है कि ओरस्टेड शुरुआत में एरिस पर काफी हावी रहता है, जबकि उसके दिमाग में केवल रूडियस की बातें घूम रही होती हैं। ये देखकर ओरस्टेड भी हैरान होकर पूछता है, आखिर ये कौन है? तभी अचानक एरिस को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो खुद में एक अलग ही ताकत महसूस करने लगती है और एक बेहद खतरनाक अटैक ओरस्टेड पर कर देती है। ये देखकर बाकी सब हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये तो ब्लेड ऑफ लाइट है, क्योंकि हमला इतना तेज था। एरिस बेहद खुश होती है और ओरस्टेड बिना किसी हिचक के उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अब तुम्हारा अगला स्टेज शुरू करने का वक्त आ गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो अगला पार्ट आने में देर भी हो सकती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।